हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट भौगोलिक खोजे के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे ऑब्जेक्टिव उसको हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक देखिए, पूरा चैप्टर को कवर कर लीजिए आज की इस वीडियो में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ कहा है कि कुस्तुनिया का पतन हुआ, यानी कुस्तुनिया का पतन कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया का पतन हो चुका था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो 1455 में नहीं हुआ था, 1492 में भी नहीं हुआ था और 1498 में भी नहीं हुआ था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 1453। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड का, ऑप्शन बी में दिया पुर्तगाल का, ऑप्शन सी में दिया स्पेन का और ऑप्शन डी दिया फ्रांस का। तो वास्को डी गामा जो रहने वाला था वो पुर्तगाल का निवासी था और ऑप्शन ए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाल का। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकी लिखा, अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी, अमेरिगो वेस्पुच्ची ने की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी या वास्को डी गामा ने किया था। तो आप सभी को पता है कि अमेरिकी महाद्वीप जिसका नाम अमेरिका है आज के डेट में, उसका जो खोज करने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था कोलंबस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उत्तमाशा, ठीक है, उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में सर जॉन ने, ऑप्शन बी में सेबास्टियन कैबोट ने, ऑप्शन सी में मैगलेन ने और ऑप्शन डी में बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष का जो पता करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि धर्म युद्ध किसमें हुआ था। ईसाइयों में, ईसाई और तुर्कों में, ऑप्शन बी हिंदुओं और ईसाइयों में, ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों में और ऑप्शन डी बौद्धों और मुसलमानों में। तो धर्म युद्ध किसमें हुआ था? तो ईसाइयों एवं तुर्कों में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कुतुबनुमा यानी कंपास जिसको कहते हैं, उसका व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था। क्या भारतीयों से सीखा था कुतुबनुमा यानी कंपास का उपयोग करना, या चीनियों से सीखा था, जापानियों से सीखा था या अरबों से सीखा था। तो कुतुबनुमा यानी कंपास का जो उपयोग करना तुर्कों ने, यूरोप वालों ने जो सीखा था वो अरबों से सीखा था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला। विश्व का परिभ्रमण कहने का मतलब पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विश्व का चक्कर लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे या किसने सबसे पहले लगाया था। ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, ऑप्शन बी में मैगलेन, ऑप्शन सी में बार्थोलोम्यू डियाज और ऑप्शन डी में कोलंबस। तो आप सभी को पता है कि विश्व का चक्कर लगाने वाला समुद्री मार्ग से जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था मैगलेन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो रहे होंगे और आप लोगों को लग रहा होगा कि जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है या आपने जो चैप्टर खुद से पढ़ा है उसका ये आंसर बिल्कुल राइट हो रहा है और आपका रिविजन भी हो रहा है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यहाँ पे देखिए कि 15वीं और 16वीं शताब्दी, ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी। क्या वो इंग्लैंड में हुई थी, क्या वो पुर्तगाल में हुई थी, क्या वो स्पेन में हुई थी या फ्रांस में हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्रांस में हुई थी। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये इसका ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है और इसका ऑप्शंस कुछ और है। ठीक है,
ऑप्शंस यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, लेकिन ये ऑप्शंस नहीं है। इस प्रश्न को आप ऐसे कर लीजिए कि खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में आप डाल लीजिए अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन बी में आप डाल लीजिए एशिया। ऑप्शन सी में आप डाल लीजिए उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और ऑप्शन आप डी में डाल लीजिए यूरोप। तो आप सभी को पता है कि व्यापारिक मार्गों की खोज का जो होड़ लगा था वो यूरोप में लगा था, ठीक है। ये ऑप्शंस आप गलत कर लेंगे और ऑप्शन डी यहाँ पे यूरोप को लगा लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें कहता है कि नई दुनिया का पता कैसे लगा था। नई दुनिया का पता कैसे लगा था। ऑप्शन ए भौगोलिक खोजों के द्वारा, ऑप्शन बी सैनिक अभियानों के द्वारा, ऑप्शन सी धार्मिक अभियानों के द्वारा और ऑप्शन डी व्यापारिक अभियानों के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि नई दुनिया का जो पता लगा था वो लगा था भौगोलिक खोजों के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है कि यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना ने तैयार कर दी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन में दिया गया है भौगोलिक खोजों ने तैयार कर दी, ऑप्शन बी में दिया गया है कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना ने कर दी, ऑप्शन सी में ईसाई धर्म के उदय ने कर दी, या ऑप्शन डी सामंतवाद के उदय ने कर दी। तो यूरोप में जो आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला जो था वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए भौगोलिक खोज, ठीक है। भौगोलिक खोजों के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में जूलियस सीजर था, ऑप्शन बी में ऑगस्टस, ठीक, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में पड़िएगा, ऑगस्टस सीजर था, शर्लमा था या नेपोलियन बोनापार्ट था। तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने वो था ऑप्शन सी शर्लमा, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है। कैरोलिंगियन साम्राज्य को, रोमन साम्राज्य को, अरब साम्राज्य को या ब्रिटिश साम्राज्य को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा पवित्र रोमन साम्राज्य जो कहा गया था वो कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कहता है कि सामंतवाद का आधार क्या था। क्या व्यापार था, उद्योग था, पूंजी था या भूमि था। तो सामंतवाद का जो आधार था बच्चों वो था आपका भूमि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यहाँ पे सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था। क्या वो राजा होता था, बड़े सामंत होते थे, कृषक होते थे या कमी होते थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सामंती व्यवस्था में भूमि का जो वास्तविक मालिक होता था उसे राजा कहा जाता था। तो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था। क्या फ्रांस में था, इंग्लैंड में था, जर्मनी में था या रोम में था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोम में, ठीक है। रोमन कैथोलिक का चर्च रोम में ही था। अब क्वेश्चन आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अंध महासागर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंध महासागर किसे कहा जाता था। क्या अटलांटिक महासागर को कहा जाता था, आर्कटिक महासागर को कहा जाता था, प्रशांत महासागर को कहा जाता था या हिंद महासागर को कहा जाता था। तो ये जो अंध महासागर कहा जाता था बच्चों वो कहा जाता था अटलांटिक महासागर को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था। ऑप्शन ए सामंतवाद का उदय था, ऑप्शन बी ईसाई धर्म का उदय, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का उदय और ऑप्शन डी पूर्ण जागरण। तो आधुनिक युग को लाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो पूर्ण जागरण काल का रहा है।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कुस्तुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? यूनानी साम्राज्य की थी, बिजेंटाइन साम्राज्य की थी, रूसी साम्राज्य की थी या अरब साम्राज्य की? आपको बताना है कुस्तुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बिजेंटाइन साम्राज्य की। ऑप्शन बी राइट होगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में और ऑप्शन डी इटली में। तो पूर्ण जागरण का जो केंद्र रहा था बच्चों वो आपका रहा था इटली में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कहता है कि धर्म युद्ध, ठीक है, धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? क्या वो पोप की शक्ति को सीमित करना चाहते थे? क्या वो खलीफा की शक्ति को सीमित करना चाहते थे? क्या वो ईसाइयों से मक्का को मुक्त कराना चाहते थे? या वो तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना चाहते थे? तो धर्म युद्ध का जो मेन कारण था बच्चों वो ये था कि जो तुर्क थे उनको जेरूसलम से हटा देना था, मुक्त करा देना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यूरोप, ठीक है, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? ऑप्शन ए सामंतवाद के विकास का परिणाम था, ऑप्शन बी ईसाई धर्म का प्रसार का परिणाम था, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों की स्थापना और ऑप्शन डी पूर्ण जागरण का प्रसार। तो आपको बताना है कि यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था। तो इसका जो परिणाम मुख्य रूप से आया वो ऑप्शन डी आया, पूर्ण जागरण का प्रसार। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया? प्रश्रय मतलब अपने यहाँ आश्रय नहीं दिया। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए में कहा गया है नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने नहीं दिया, धर्म युद्धों के प्रभावों ने नहीं दिया, कुस्तुनिया के पतन ने नहीं दिया या राज शक्ति की दुर्लभता ने नहीं दिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राज शक्ति की दुर्लभता। ठीक है, राज शक्ति की दुर्लभता भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि दूरबीन का आविष्कारक कौन था? दूरबीन का आविष्कारक कौन था? क्या न्यूटन था, गैलीलियो था, माइकल एंजेल था या हार्वे था? तो देखिए आपने साइंस में पढ़ा होगा कि दूरबीन का जो आविष्कारक था उसका नाम था गैलीलियो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें कहता है कि एस्ट्रोलेब, ठीक है, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? क्या वो दूरी बताता था, मौसम बताता था, अक्षांश बताता था या तापमान बताता था? तो एस्ट्रोलेब जो यंत्र था बच्चों वो अक्षांश को बताता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहता है कि खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? क्या वो स्पेन में बनाए गए थे, इंग्लैंड में बनाए गए थे, भारत में बनाए गए थे या चीन में बनाए गए थे? तो खांचा पद्धति से जो विशाल और मजबूत जहाज बनाए गए थे बच्चों वो आपका बनाए गए थे स्पेन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहता है कि हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? जो कैरावल जहाज है इसको बनाने वाले कौन से लोग थे? क्या वे डच थे, क्या वे पुर्तगाली थे, क्या वे स्पेनिश थे, क्या वे यूनानी थे? तो आपको बताना है कि हल्के और तेज गति से जो चलने वाला जहाज था उसका निर्माण किसने किया था?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने किया था। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कहता है कि भौगोलिक खोजों को सबसे प्रश्रय, भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक, यहाँ पे अधिक छूट गया है, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक प्रश्रय किसने दिया था या किस देश ने दिया था? भौगोलिक खोजों को सबसे पहले अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया था? ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी में फ्रांस ने, ऑप्शन सी में पुर्तगाल ने और ऑप्शन डी में हॉलैंड ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ग होगा, पुर्तगाल ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोलंबस मूलतः किस देश का निवासी था? जो कोलंबस था वो मूल रूप से किस देश का निवासी था? क्या वो इटली का था, स्पेन का था, पुर्तगाल का था या इंग्लैंड का था? तो ये जो कोलंबस था वो मूल रूप से इटली का निवासी था, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यहाँ पे कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? क्या वो भारत की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी, ब्राज़ील की खोज की थी या यूरोप की थी? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में वो अमेरिका का खोज किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1400 क्वेश्चन है कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन में आपको वेस्ट इंडीज़ मिलना चाहिए था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का भी इसने खोज किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कहता है कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? क्या वो पुर्तगाल का था, क्या वो पुर्तगाल का था, क्या वो स्पेन का था, क्या वो हॉलैंड का था, क्या वो इंग्लैंड का था? तो हेनरी द नेविगेटर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? वो आपका पुर्तगाल का रहने वाला था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुँचा था? 1492 में, 1498 में, 1519 में या 1521 में? तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था बच्चों 1498 में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? क्या वो कालीकट में पहुंचा था, सूरत में पहुंचा था, बम्बई में पहुंचा था या चटगांव में पहुंचा था? तो देखिए वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा था बच्चों, वो आपका पहुंचा था कालीकट में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील की खोज किसने की थी? क्या मैगलेन ने की थी, कोलंबस ने की थी, कैबोट ने की थी या केवरल ने की थी? तो ब्राज़ील का खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था केवरल, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें कहता है कि कैप्टन हुक ने किस स्थान की खोज की थी? क्या वो वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी, कालीकट की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी या न्यू फाउंडलैंड की थी? तो कैप्टन हुक ने जो स्थान का खोज किया था बच्चों वो आपका था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। कैप्टन हुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें कहता है कि सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? ऑप्शन ए सेल्वाडोर का पता लगाया था, ऑप्शन बी ब्राज़ील का, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड का और ऑप्शन डी न्यू फाउंडलैंड का। तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि जमोरिन कहाँ का शासक था? क्या वो स्पेन का था, पुर्तगाल का था, कालीकट का था या मद्रास का था?
तो जमोरिन कहाँ का शासक था, आप सभी को पता भी होगा कि जमोरिन कहाँ का शासक था, तो उस समय वो कालीकट का शासक था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, कालीकट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था। ऑप्शन ए लिस्बन था, ऑप्शन बी लिवरपूल था, ऑप्शन सी मैड्रिड था और ऑप्शन डी एंटवर्प था। तो दास व्यापार का मुख्य जो केंद्र था बच्चों वो लिस्बन था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें कहता है कि बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जिनेवा, ऑप्शन बी में वेनिस, ऑप्शन सी में फ्लोरेंस और ऑप्शन डी में पेरिस। तो बैंकिंग घराना जो था बच्चों मेडिसी, बैंकिंग घराना जो था मेडिसी वो रहने वाला था फ्लोरेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कहता है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था। क्या वो ब्राज़ील से होता था, बर्मा या म्यांमार से होता था, मैक्सिको से होता था या भारत से होता था। तो यूरोप में चांदी का जो आयात होता था बच्चों वो किसके द्वारा होता था, तो मैक्सिको के द्वारा होता था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के 40वें प्रश्न पे, जिसमें कहता है कि भौगोलिक खोजों का तत्कालिक कारण या तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा। क्या व्यापार वाणिज्य पर नहीं पड़ा, क्या उपनिवेशवाद के विकास पर नहीं पड़ा, दास व्यापार पर नहीं पड़ा या औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा। तो भौगोलिक खोजों का जो तत्कालीन कारण था बच्चों, तत्कालीन जो प्रभाव था वो औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को आप क्लिक कर लेंगे। अब बढ़ते आगे, क्वेश्चन आज का आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें कहता है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था। ऑप्शन ए शासक वर्ग का महत्व बढ़ गया था, ऑप्शन बी सैनिक वर्ग का बढ़ गया था, व्यापारी वर्ग का बढ़ गया था या कृषक वर्ग का बढ़ गया था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी यहाँ पे व्यापारी वर्ग का महत्व बढ़ गया था। और इस तरीके से हमने यहाँ पे 41 क्वेश्चंस को सोल्व कराया। आपने कितना क्वेश्चंस को अपने मन से किया, अगर आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।